Okay, so today we are gonna talk about John Milton. We will try to understand कि ये इनकी अपनी लाइफ की टाइमलाइन क्या थी और क्या इनका कंट्रीब्यूशन और इन्फ्लुएंस है फ्रॉम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इनकी पिक्चर पे देखें तो एक साइड जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ है, हेयर्स हैं और वेल ग्रोन है, लेकिन आय नहीं है। इसको भी आगे समझेंगे। दूसरी साइड बहुत ज़्यादा यंग है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि फ्रॉम साइट टू इनसाइट, ये वाली जो चीज़ है इनकी पर्सनालिटी में मिलती है, राइट। कि एक तरफ उनके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, लेकिन दूसरी तरफ उसके बाद जो आती है इनसाइट, इनसाइट मतलब अंदर के जो ख्यालात में जान है वो कैसे आती है। सो पहले तो ये समझ लें कि इनको ब्लाइंड पोइट भी बोलते हैं। एंड ही वॉज बॉर्न इन 1608 and then he passed away in 1674. So ये इनकी टाइमलाइन है। सो पॉलीमैथ प्रोफाइल है इनकी। अगर हम देखते हैं कि इनकी प्रोफाइल में मतलब इनकी जो लाइफ स्टाइल है उनमें हमें बहुत कुछ नज़र आएगा। जो इनकी क्लास थी प्रोफेशनली, वो एक पोइट थे, पॉलिमिसिस्ट थे और सिविल सर्वेंट थे। जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में कोई आईपीएस ऑफिसर होता है, सीएसपी ऑफिसर होता है, साथ साथ पोइट भी होते हैं, तो इनके ये वाला सीन था उस टाइम। एजुकेशन इन्होंने सेंट पॉल स्कूल से, कैम्ब्रिज से हासिल की। क्राइस्ट कॉलेज का नाम था पूरा। एंड लैंग्वेजेस में काफ़ी मास्टरी थी। दिस वुड बी क्वाइट सरप्राइजिंग कि वो हिब्रियो भी बोल सकते थे, ग्रीक भी बोल सकते थे, लैटिन, इवन इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। सो ये मल्टीलिंगुअल पर्सनालिटी थी। और जैसे ही आप मल्टीलिंगुअल होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं, तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी के साथ साथ पर्सपेक्टिव जो होता है लाइफ का, उसको समझने में आसानी होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक वेरियस व्यू से देख रहे होते हो। टनल व्यू नहीं आता ज़िंदगी में। एंड उनकी सिग्नेचर जो स्किल है वो ब्लैंक वर्स एपिक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लैंक वर्स एपिक क्या होता है। वैसे फॉर टाइम बिंग आप जहन में रखें कि एपिक वो होता है जो बहुत लेंथी फॉर्म में पोएम लिखी जाती हैं, उनको हम एपिक बोलते हैं, और उनके पीछे कोई हिस्टोरिकल कंटेंट होता है। ब्लैंक वर्स वो होती है जिनके अंदर कोई मीटर का, राइमिंग का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, सॉर्ट ऑफ फ्री वर्स होती है एंड इन अ लॉन्ग फॉर्मेट। अब की ट्रेड यहाँ पे ये याद रखें, अ लिविंग ब्रिज बिटवीन द रेनेसा एंड द इनलाइटनमेंट। ये दो पीरियड्स हैं, ठीक है, इनलाइटनमेंट का और रेनेसा का। इनके बिटवीन ये जो है ये टाइम है जहाँ पर जॉन मिल्टन की बर्थ हुई थी और उन्होंने अपना सारा टाइम भी गुजारा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द लेडी ऑफ क्राइस्ट भी इनको बोलते थे। इसकी वजह क्या है? ये इनका निकनेम था और वजह ये थी कि ये जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट फिज़िकल फीचर थे, थोड़ा सा मतलब लड़कियों की तरह उनकी लुक्स थी। एंड देन सेकेंडली बहुत ज़्यादा मतलब हया वाले, मोरालिटी वाली तबीयत थी। इस वजह से इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोला जाता था। इनके दोस्त वगैरह जैसे नाम रखते हैं, तो ये मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हया वाले थे और स्टेरियस पर्सनालिटी थी, तो इस वजह से इनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोला जाता है। शुरू के काम अगर देखे जाएं, वाइल ही वॉज लिविंग इन कैम्ब्रिज ही रोट हिज फर्स्ट प्रिंटेड पोएम। और वो पोएम जो है एक तरह का एपिटैफ थी फॉर शेक्सपियर एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये दो इनकी जो है स्टार्ट की पोम्स हैं, स्टार्ट के वर्क्स हैं। ये इन्होंने काम लिखना शुरू किया जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, साथ साथ इन्होंने क्रिएटिव साइड भी शुरू कर दी थी। फिर 1638 का एक टाइम ऐसा है जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो काम हुए हैं। एक, इन्होंने ट्रैवल किया बहुत ज़्यादा, एंड ही हैज़ बीन ट्रैवलिंग थ्रू फ्रांस एंड इटली आफ्टर 6 years ऑफ प्राइवेट स्टडी। सो वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्टडी जैसे होती है, ट्यूशन पे आप अकेले में स्टडी कर रहे होते हो, वो ख़त्म होता ही ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल मोड में चले जाएंगे। एंड फॉर द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 साल तक उन्होंने बहुत ज़्यादा टूर्स किए जो कि फ़्रांस और इटली में थे। फिर इनकी जो मीटिंग है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, गलीलियो से हुई और वो भी फ्लोरेंस में। अ मीटिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट लेट रेफरेंस इन पैराडाइज लॉस्ट। ये इनका सबसे फेमस अगर काम कहा जाए तो
मतलब गुंजाइश से हम कह सकते हैं, और ये पैराडाइज लॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो गलीलियो जिसने बहुत बड़ी अपने टाइम पे जो है ना ज़मीन से साइंस से मतलब बहुत से काम किए हुए हैं, तो वो आ गया साइंस का बंदा, और ये लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम जॉन मिल्टन। सो इनका आपस में मीटअप हुआ था 1638 में, तो वो भी आगे पैराडाइज लॉस्ट जब इन्होंने पोएम लिखी थी उसमें भी जिक्र मिलता है। नाउ यू सी ही वॉज लिविंग समवेयर हियर, राइट, एंड देन ही ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम हियर टिल फ्लोरेंस, जहाँ पे गलीलियो से इसकी मीटिंग हुई है। और फिर सब इस टाइम पे लाइसिडस भी है, ठीक है, और बाकी पोम्स वगैरह भी इन्होंने लिखी हुई हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द वेपन ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? द शिफ्ट। जब ये इंग्लैंड वापस आते हैं एट द ऑनसेट ऑफ सिविल वार, उस टाइम एक जंग शुरू होने वाली थी कंट्री के अंदर, इंग्लैंड में एक सिविल वार शुरू हो गई थी। सो ही हैज़ डेडिकेटेड हिज 20 years टू पोलेमिकल प्रोज। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस सॉर्ट ऑफ पोम्स पे ज़्यादा प्रोज पे लिखना शुरू कर दिया। पहले आप देखें उनकी पोएटिक साइड ज़्यादा सामने थी, मतलब ज़्यादा पोम्स वगैरह लिखते थे, राइट। लेकिन जब ये सिविल वार शुरू हुई है तो ऑब्वियसली वो हर एक इंसान की ज़िंदगी पे असर करती है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फिर पॉलिटिकल प्रोज भी लिखना शुरू कर दी, जो पैसेजेस के फॉर्मेट में होता है, और उसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स जो जॉनरास होती हैं उसमें लिखा जाता है। देन मोटिवेशन क्या थी? डिसकॉन्टेंट था, मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे विद चर्च हायरार्की एंड अ फियरस ड्राइव फॉर सिविल लिबर्टी। तो उस टाइम का चर्च था इंग्लैंड में, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, और ये हैप्पी नहीं थे उससे, और वो चाह रहे थे कि सिविल लिबर्टी मिलनी चाहिए, हर इंसान को उसके आज़ादी का पूरा हक मिलना चाहिए। सो ये इनकी मोटिवेशन थी, इस वजह से ये पॉलिटिकल साइड पर ज़्यादा टिल्ट हुए हैं। The left hand, Milton's own description of his political writing compared to his poetry. So उनकी जो अपनी political writing हैं वो ज़्यादा आ गई हैं इस टाइम पे, जबकि जो उनकी अपनी पोइट्री नॉर्मली इस तरह की नहीं थी। सो ये हम कंटेंट वाइज इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मिल्टन का जो स्विच होना है पोइट्री से पॉलिटिकल प्रोज की तरफ, ये टिल्ट क्यों आ रहा है? यस, इस वजह से हम इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू 1644 एरोपेगिया। ये क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट उनका वर्क है अदब में, और इसको आप इस तरह एक डायग्राम से देखेंगे, अगर पिक्चर में देखें एक बंदा दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा है, एंड एरोपेगिशिया में क्या है? लेट ट्रूथ एंड फॉल्स हुड ग्रैपल, मतलब ये ट्रूथ एक समझे एक बहुत सच्चाई है, उसको झूठ के साथ लड़ाई करने दें। Whoever knew truth put to the wars in a free and open encounter. So इससे घबराएं नहीं, इनका आपस में लड़ाई होने दें, जो बहादुर होगा, जो डोमिनेट होगा, जो सही होगा वो जीत जाएगा। सो ये एक तरह का ओपन इनकाउंटर की तरफ दे रहे हैं, फ्रीडम की तरफ दे रहे हैं। ये एक तरह से जैसे आजकल टीवी पे मीडिया हाउसेस पे थोड़ी सख्ती होती है, तो ये उसके अगेंस्ट जैसे बात की जा रही है, इसको इस तरह याद रखें। अ लैंडमार्क डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्री स्पीच। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट यही था कि भाई सबको खुला बोलने की आज़ादी, जो कुछ वो कहना चाहें, और ये उनका अपना राइट है, मतलब फ्री स्पीच, जो भी बोलना चाहें, लिखना चाहें, इस पर सख्ती नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप देखें क्राइस्ट क्या कहते हैं, चर्च की डोमिनेंस की वजह से आप इस तरह नहीं कर पा रहे थे। तो एक तरह से जो जॉन मिल्टन है वो बहुत ज़्यादा सोबर स्मार्ट होने के बाद और उसको साथ कंटिन्यू करते हुए भी, लेकिन ये प्रेस की फ्रीडम की भी बात कर रहे हैं। एंड अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो रिटन alongside his controversial divorce tracts following the failure of his first marriage। और ये उस टाइम लिखा गया साथ साथ जब उनकी जो पहली शादी है वो नाकाम हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि चलो ट्रूथ और फॉल्सहुड को आपस में इनकाउंटर करने दें, ट्रूथ खुद ही उठकर ऊपर आएगा और जीत जाएगा। मतलब जो सच को छुपाने की कोशिश ना करो, सच बोलो। अगर वो जो सच अगर जो भी हुआ वो सामने आएगा और ख़ुद दिल में जगह बनाएगा।
देन देर इज़ द वॉइस ऑफ द रिपब्लिक 1649। अब इसका क्या है, सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स। ये इन्होंने एक पोजीशन पे काम किया उस टाइम इंग्लैंड में, टॉप पोजीशन थी जो बैन अवी ज़बानें वगैरह बोली जाती हैं उसको, और क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल भी थे ये भी इनको फ़ायदा था। सो इन्होंने फिर उस टाइम पे 1649 में इस जॉब पे काम किया एज ए सेक्रेटरी, और इन्होंने ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इन्होंने लिखी हैं लैटिन में। फिर रोड प्रोपेगेंडा टू डिफेंड द न्यू रिपब्लिक। सो द न्यू रिपब्लिक जो है इसको डिफेंड करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ मीडिया में या उस टाइम की प्रेस में लिखा भी है। एंड फाइनली ही ऑल्सो ऑथर्ड, क्या लिखा उन्होंने, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, अ डिफेंस ऑफ द रेजिसाइड ऑफ चार्ल्स वंस। सो ये थोड़ा सा एक तरह से ये समझ लें कि उस टाइम का जो बादशाह था उसको डिफेंड करने के लिए इन्होंने इस तरह के काम लिखे हैं, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे भी थे। डिसेंट इन टू डार्कनेस, 3 साल बाद इनके साथ एक ट्रेजिडी हुई 1652। हुआ क्या कि ये टोटल ब्लाइंडनेस में चले गए 1652, मतलब कुछ भी नहीं देख सकते थे, इनकी आँख ने काम करना शुरू जो है ख़त्म कर दिया। एंड इट द काज कुड बी ग्लूकोमा या रेटिनल डिटैचमेंट, कुछ भी था, इसका हमें कंफर्म नहीं पता, लेकिन इन्हें दिखना बंद हो गया था, इसी वजह से इनको द ब्लाइंड पोएट भी बोला जाता है। एडेप्टेशन, continued his duties with assistants including poet एंड्रयू मार्वल, ये भी बहुत बड़ा नाम है। तो मज़े की बात यह है कि ब्लाइंड होने के बाद इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, ये सरकार के लिए भी काम करते रहे और साथ साथ अपनी क्रिएटिव साइड पे भी रहे। एंड द इनसाइड इज़ एक्सटर्नल साइड तो चली गई, मतलब बाहर की दुनिया में वो नहीं देख सकते थे, लेकिन उनका जो इंटरनल विजन है वो गेन हो गया, राइट। तो मतलब इंटरनल विजन से ये मुराद है कि आप विजडम की बात करना शुरू कर दो। इंटरनल विजन से ये मुराद है कि आप कोई अवेयरनेस की, कोई अच्छी थॉट्स को क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिव कुछ भी ऐसा इल्यूसिव है उसको सामने ला रहे हो, तो ये उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे कहा है। नाउ द रेस्टोरेशन पैरल 1660, तो ये है द फॉल, मोनार्की रिस्टोर्ड एंड द रिपब्लिक कोलैप्स्ड। अब ये रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, और दोबारा से बादशाह वापस आ गई। तो फिर क्या हुआ, मिल्टन इज़ इम्प्रिजन्ड, मिल्टन को जेल में रखा गया और ये ऑलमोस्ट उसको जेल में एग्जीक्यूट होने वाले थे। 1660 ये इनके लिए टफ टाइम था। हिज बुक्स आर बर्न्ड बाय द पब्लिक हैंगमैन। अब ये देखें, उनका जो बहुत सा काम है, इतना बड़ा पोएट है अपने टाइम का, लेकिन उनकी किताबें जो हैं वो जलाई जा रही हैं क्योंकि एक न्यू सरकार आ गई है, मोनार्की दोबारा से रीस्टोर्ड हो गई है और ये उनके ख़िलाफ़ था। इस वजह से इसकी जो पॉलिटिकल टिल्टिंग थी इसने नुकसान पहुंचाया, ये जेल में भी गए, किताबें भी जलाई गई। फोर्स्ड इनटू रिटायरमेंट ही टर्न्स बैक टू द म्यूज़। फिर वही बात हुई कि इनको ज़बरदस्ती की रिटायरमेंट भी करवाई गई। नाउ पैराडाइज लॉन्च 12 बुक्स इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इस वजह से मैं कह रहा था शुरू में कि इनकी एक तरह की सिग्नेचर है, ये इनकी सबसे फेमस बुक है और इसका आपने नाम याद रखना है, पैराडाइज लॉस्ट, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1667, राइट। द आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो ये जैसे आदम और अम्मा हवा को जन्नत में से निकाला गया, सो क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट से उसको देखा जाता है कि कैसे हेवन और फिर हेल के दरमियान एक क्योस है, राइट। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक तरह की कन्फ्यूजन है, राइट। एंड दिस इज़ द रियल वर्ल्ड वेयर वी आर लिविंग एंड देन देयर इज़ द हेल एंड देन एट द टॉप देयर इज़ हेवन। सो टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, तो ये रिलीजियस भी तो काफ़ी थे, इस वजह से उन्होंने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी है उसमें ये भी बताया है कि गॉड जो भी कर रहा है इंसानों के साथ जन्नत से निकाला गया, इसके पीछे एक विजडम है। एंड देन एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट क्या है, ये भी एक और इनका फेमस काम है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा पैराडाइज लॉस्ट का। इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो अ कम्प्लेक्स पोर्ट्रेयल ऑफ सैटन दैट डिफाइंड द कैरेक्टर फॉर सेंचुरीज।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि जो शैतान है, जो सैटन है, जो ईवल पावर है, उसके कैरेक्टर को इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट किया है, राइट। उस हाईलाइट की वजह से उसके अंदर की जो सिडक्टिव पावर्स हैं, रेट्रिक है एंड ट्रेजिडी ऑफ प्राइड है, कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सबसे सुपीरियर समझता था, इसमें उसका जिक्र मिलता है, राइट। सो वो जो शैतान जो है ना, ये बिल्कुल उसका अगेंस्ट था ऑब्वियसली गॉड के और बाकी जो इंसान हैं, तो उस वजह से ये इसमें फंस जाता है। सो एंटागनिस्ट एज अ सैटन का एनालिसिस है और काफ़ी लिटरेचर में, इंग्लिश पोइट्री में इसका ग्रैंड स्टाइल कंसिडर किया जाता है, एक तरह की बहुत बड़ी लेगेसी है। नाउ आप अगर देखें, एक बंदा जो है वो ब्लाइंड हो चुका है, उसको नज़र नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली उसके लिए लिखना मुश्किल है। सो ये कहा जाता है कि उसकी फैमिली में जो लड़कियां थी, मतलब बीवी थी, बेटियां थी, तो वो उसके लिए पोएम्स वगैरह या उसका प्रोज वगैरह लिखती थी इस टाइम पे। मेथड क्या होता था, ही कंपोज्ड वर्सेस इन हिज हेड एट नाइट, रात के टाइम बैठकर उसके दिमाग में जितनी नज़में आती थी वो लिखता रहता था, और उसकी एग्जीक्यूशन क्या होती थी, वो अपनी मेमोरी से उनको असिस्टेंस या फैमिली लोगों को ला के लिखवाता रहता था। एंड ऑलमोस्ट कहते हैं कि जब ये ब्लाइंड हुआ है, 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स, मतलब पोम्स वगैरह जो हैं, इन्होंने क्रिएट किए हैं विदाउट हैविंग एनी साइट। सो ये जो है इम्पॉर्टेंट फेज़ है इनकी लाइफ का। नाउ द फाइनल ट्रायड देखते हैं 1671 का। सो इसमें अगर आप देखें, नैरेटिव आर्क फ्रॉम द लॉस ऑफ पैराडाइज टू द रेजिस्टेंस ऑफ टेम्पटेशन एंड रिडेम्पटिव स्ट्रेंथ। सो जन्नत से निकाला गया, राइट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, एक तरह की आपको बताया गया आप अच्छे काम करोगे तो आप जन्नत में जाओगे, एक तरह की टेम्पटेशन है। एंड सैमस्टन एग्नोस्टिस, ये आगे रिडेम्पशन, आपने गलत काम किए हैं तो आपको जहन्नम में या बुराई के रास्ते पे लेकर जाएगा और आपको उसकी पनिशमेंट होगी। सो ये देखें अगर ओवरऑल क्या है इसकी पर्सनालिटी में, कि ये जो मिल्टन हैं इनकी पर्सनालिटी जो है रिलीजियस बहुत ज़्यादा है और साथ पॉलिटिकल भी थे, इस वजह से इनको मुश्किलात का भी सामना हुआ। एट द सेम टाइम इन्होंने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी क्रिएट किया। अपने जिनके तीनों फेमस काम हैं ये रिलीजियसली ज़्यादा उनके आसपास इनसर्कल करते हैं। अगर इनकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा हम देखते हैं तो वो इस तरह है कि इन्होंने 1642 टू 1652 तक मैरी पावल से शादी की, 3 बेटियां हुई, ठीक है। देन 1656 से 1658 तक कैथरीन वुडकॉक से शादी की, और उसमें एक जो उनकी डॉटर थी, छोटी एज में इन्फेंट थी, वो मतलब बहुत जल्दी उसकी यहाँ से इस दुनिया में चली गई। देन उन्होंने तीसरी शादी की एलिज़ाबेथ मिशेल से, which lasted I think even when he passed away in 1674 from 1663, एंड इनकी जो डेथ हुई है फिर नवंबर 8 1674, और इनको अब बैरी किया गया है सेंट गाइल्स में। सो जॉन मिल्टन की 1674 में डेथ होती है। सो द फाइनल, अगर हम उसका वाइंड अप करें जॉन मिल्टन के बारे में, सो ही जस्टिफाइड द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, हमें जन्नत से निकाला गया, दुनिया में लाया गया, आगे हमारे लिए एक जन्नत है या जहन्नम है, तो ये उस सारे प्रोसेस को जस्टिफाइड करते रहे अपनी सारी लाइफ में। एक ऐसा बंदा जिसकी अपनी अंदर की आँख जिंदा हो गई जबकि वो ब्लाइंड हो चुका था, बाहर दुनिया में कुछ नहीं देख सकता था। और लिटरेचर में जॉन मिल्टन एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है। इनके काम को, इनकी जो थॉट्स हैं, इनका जिक्र करना एक तरह से लाजमी समझा जाता है। So guys, this was all for today in this episode. If you liked it, please drop your feedback.